नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा जो सिर्फ 11 साल की उम्र में एक बादशाह बन गया था, जिसने अपनी बायोग्राफी यानी कि आत्मकथा खुद से लिखी थी। और वो दुनिया के दो पावरफुल शासक तैमूर और जेंगिस खान का एक वंशज था। आज हम बात करेंगे बाबर के बारे में। बाबर का असली नाम ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद था, जिसने भारतीय क्षेत्र में मुगल एम्पायर की स्थापना की थी। उसका जन्म 1483 में फरगाना के अंदीजान शहर में हुआ था, जो कि आज के दिन में उज़्बेकिस्तान में पड़ता है। वो उमर शेख मिर्ज़ा का सबसे बड़ा बेटा था। उमर शेख मिर्ज़ा तैमूर का तीसरा वंशज था, जिसने तैमूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। अपनी माँ की ओर से बाबर जेंगिस खान का वंशज था। मूल रूप से बाबर एक मंगोलियन था, पर उसके कबीले खुद को रीति रिवाजों में और भाषाओं में टर्क्स मानते थे, क्योंकि वो लंबे समय से टर्की क्षेत्र में बसे थे। बाबर के पिता फरगाना के शासक थे, जो कि हिंदू कुश पर्वतों के उत्तर में पड़ने वाला इलाका है। 1494 में अपने पिता की मौत के बाद बाबर फरगाना का शासक बन जाता है। तब उसकी उम्र सिर्फ 11 साल की थी। फरगाना के आजू बाजू के इलाकों पर बाबर के रिश्तेदारों की हुकूमत चल रही थी। उसके ज़्यादातर रिश्तेदार तैमूर या फिर जेंगिस खान के वंशज थे। उस समय फरगाना के दक्षिण में स्थित समरकंद नामक इलाके को हथियाने के लिए अलग अलग राजाओं के बीच संघर्ष चल रहा था। समरकंद पर सुल्तान अली मिर्ज़ा की हुकूमत चल रही थी, जो कि बाबर के चाचा का लड़का था। बाबर की समरकंद लेने में बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, इसलिए 1497 में बाबर समरकंद पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लेता है। पर समरकंद पहुंचने तक उसके सिपाही बहुत ही थक चुके थे और तनख्वाह न मिलने की वजह से वो सेना को छोड़ने लगते हैं। उसी वक्त के दौरान फरगाना में एक विद्रोह हो जाता है और बाबर के कुछ मंत्री तख्ता पलट कर देते हैं और वो बाबर को हटाकर उसके छोटे भाई जहांगीर को सिंहासन पर बिठा देते हैं। जब बाबर समरकंद छोड़ फरगाना की तरफ लौट रहा था, तब सुल्तान अली मिर्ज़ा समरकंद को वापस अपने कब्जे में ले लेता है। बाबर समरकंद को सिर्फ 100 दिन तक अपने कब्जे में रख पाया था। इस तरह से वो फरगाना और समरकंद को खो देता है। साल 1500 में सुल्तान अली मिर्ज़ा की मोहम्मद शाइबानी खान के द्वारा हत्या कर दी गई थी, जो कि उज़्बेक कबीलों का एक बहुत ही पावरफुल लीडर था। उसी साल के दौरान बाबर ने समरकंद पर वापस हमला बोल दिया था और कुछ समय तक वो समरकंद को अपने कब्जे में रख पाया था। पर वो मोहम्मद शाइबानी के सामने ज़्यादा समय टिक नहीं पाया था। समस्या ऐसी बन चुकी थी कि बाबर को शांति समझौता करने के लिए उसकी बहन शाइबानी को शादी के तौर पर देनी पड़ी थी। उसी के बाद बाबर और उसके सिपाही समरकंद को सावधानी से छोड़ सकते थे। इस समय तक बाबर अपने सारे पुराने इलाके गंवा चुका था, जिस पर उसकी हुकूमत हुआ करती थी। समरकंद को वापस हारने के बाद बाबर उसके सिपाही और समर्थकों के साथ सेंट्रल एशिया के पर्वतों में जाकर शरण ले लेता है। 1504 में बाबर हिंदू कुश पर्वतों को पार कर काबुल पर कब्जा कर लेता है। उस समय काबुल पर मुकिन बेग का राज था, जो कि अर्गुन डायनेस्टी का लीडर था, जो कि एक टर्को मंगोल डायनेस्टी थी। मुकिन बेग को एक इन्वेडर यानी एक घुसपैठ शासक माना गया था और लोकल जनता उसके विरोध में थी। बाबर के काबुल पर कब्जा करने के बाद मुकिन बेग कांधार भाग गया था। काबुल एक बहुत ही कम टैक्स कमा कर देने वाला इलाका था, इसलिए बाबर भारत को आजमाने की सोचता है और साल 1505 में वो खैबर पास के द्वारा भारत में प्रवेश ले लेता है। ये उसकी भारत पर सबसे पहली और छोटी रेड थी और कुछ समय के बाद वो काबुल वापस लौट गया था। 1510 में इस्माइल शाह मोहम्मद शाइबानी को हराकर उसे मार देता है। इस्माइल शाह सफाविद डायनेस्टी का स्थापक और सबसे पहला शासक था, जो कि उस समय का बहुत ही पावरफुल पर्शियन एम्पायर था। पर्शिया, जो कि आज के समय का ईरान है। शाइबानी के मौत के बाद बाबर और कुछ तैमूरी शासकों को अपने इलाके वापस लेने का मौका मिल जाता है। 1511 में सफाविद डायनेस्टी के मिलिट्री सपोर्ट से बाबर समरकंद
और बुखारा पर अपना कब्जा बना लेता है। पर उसका शासन ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया था, क्योंकि कुछ सालों के बाद कुछ उज़्बेक कबीलों ने उसे वहाँ से भगा दिया था। समरकंद को तीसरी बार हारने के बाद बाबर अपना पूरा ध्यान भारत की तरफ लगा देता है और 1519 में वो चेनाब नदी तक पहुँच जाता है, जो कि पाकिस्तान में है। 1519 से 1524 तक बाबर ने अपना राज्य सिर्फ पंजाब तक सीमित रखा था। इन 5 सालों में वो पंजाब में आकर दौलत और संसाधन लूटने के बाद काबुल वापस लौट जाता था। उस समय पंजाब दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था, जिस पर लोधी डायनेस्टी के इब्राहिम लोधी की हुकूमत चल रही थी। लोधी डायनेस्टी में आंतरिक बहस चल रही थी, क्योंकि इब्राहिम लोधी एक बहुत ही क्रूर शासक था। वो अपने मंत्रियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। दौलत खान लोधी, जो कि लाहौर का गवर्नर था, और इब्राहिम के चाचा अलाउद्दीन दोनों ही इब्राहिम लोधी के विरोध में थे। 1524 में दौलत खान लोधी बाबर को दिल्ली पर हमला करने के लिए आमंत्रित करता है। उसी साल बाबर अपनी सेना के साथ लाहौर की तरफ बढ़ता है, पर लाहौर पहुंचने के बाद बाबर को पता चला था कि इब्राहिम लोधी ने दौलत खान को वहां से भगा दिया था। इसके जवाब में बाबर लाहौर के शहर को 2 दिन तक जलाता है और इब्राहिम लोधी के दूसरे चाचा आलम खान को दिबलपुर का गवर्नर बना देता है, जो कि पंजाब में स्थित दूसरा शहर था। पर इब्राहिम लोधी अपने चाचा आलम खान को अपने गवर्नर के पद से बर्खास्त कर देता है और आलम खान काबुल भाग जाता है। बाद में बाबर, दौलत खान और आलम खान तीनों इकट्ठा 30,000 की सेना के साथ इब्राहिम लोधी को दिल्ली में घेर लेते हैं, पर इब्राहिम लोधी की सेना उन पर भारी पड़ जाती है। साल 1526 में बाबर इब्राहिम लोधी को दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर में पानीपत के शहर में मिलता है। बाबर की सेना लगभग 12,000 थी और उसकी सेना में अनुभवी और डिसिप्लिन सिपाही मौजूद थे। इब्राहिम लोधी की सेना लगभग 1 लाख थी और उसके पास 100 हाथी थे। बाबर के पास उस जमाने के मॉडर्न हथियार मौजूद थे, जो कि ओटोमन टर्क से लिए गए थे, बल्कि इब्राहिम लोधी के पास पुराने हथियार जैसे कि तलवारें मौजूद थी। बाबर इब्राहिम लोधी की सेना को चारों ओर से घेर लेता है और उन पर तोपें बरसाई जाती है। बाबर ने इस युद्ध को बहुत ही आसानी से जीत लिया था और इब्राहिम लोधी इस युद्ध में मारा जाता है। इब्राहिम लोधी के मौत के बाद लोधी डायनेस्टी का अंत हो गया था। इब्राहिम लोधी को पानीपत में हराने के बाद दिल्ली, आगरा और ग्वालियर बाबर के कंट्रोल में आ चुके थे, पर फिर भी उसकी सेना बहुत ही छोटी पड़ रही थी और वो काबुल से बहुत ही दूर था, जो कि राज करने वाला उसका मुख्य इलाका था। चारों ओर से उसके दुश्मन खड़े हो रहे थे, जैसे कि गंगा वैली पर अफगानों की हुकूमत चल रही थी। दक्षिण में गुजरात और मालवा में ताकतवर शासक मौजूद थे और राजस्थान के मेवाड़ पर राणा सांगा का राज था, जो कि राजपूत संघ को चला रहा था। 1527 में राजस्थान के खानवा इलाके में बाबर और राणा सांगा की सेना के बीच लड़ाई हो जाती है। बाबर ने इस लड़ाई में तोप और बंदूकों का इस्तेमाल किया था। इस युद्ध में तोपों की भारी आवाज़ से राणा सांगा के हाथी बहुत ही बुरी तरह से डर चुके थे। सिर्फ 10 घंटे के अंदर राणा सांगा को बहुत बुरी तरह से हरा दिया गया था। खानवा के युद्ध के दौरान बाबर ईस्ट में अफगानों के साथ संघर्ष कर रहा था, जिन्होंने लखनऊ पर कब्जा कर लिया था। महमूद लोधी, जो कि इब्राहिम लोधी का भाई था, उसने बिहार को अपने हिरासत में ले लिया था। बाद में बाबर गंगा को पार कर अफगानों को लखनऊ से बंगाल में भगा देता है और महमूद लोधी को घाघरा के युद्ध में हरा दिया जाता है। अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बाबर खुद को एक ताकतवर और फिजिकली फिट इंसान बताता है। वो एक अच्छा स्विमर भी था। उसका महिलाओं में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। नशे के मामले में वो शराब को कभी कभार पी लिया करता था और वो अफीम का भी सेवन करता था। बाबर एक सुन्नी मुस्लिम था, पर जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती गई और उसका राज्य फैलता गया, वैसे ही वो दूसरे धर्मों का सम्मान करने लगा था। बाबरनामा सबसे पहले चगताई भाषा में लिखी गई थी, जो कि एक पुरानी टर्किक भाषा थी। अब इस भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। बाद में बाबर के पोते अकबर के शासन के समय बाबरनामा का पर्शियन में अनुवाद किया गया था। बाबर की मौत 1531 में आगरा में हुई थी। उसकी मौत के बाद उसका बेटा हुमायूं मुगल एम्पायर का शासक बन चुका था। बाबर को सबसे पहले आगरा में दफनाया गया था,
पर उसकी इच्छा के अनुसार उसकी अस्थियों को काबुल में ले जाया गया था। बाबर को उज़्बेकिस्तान में एक नेशनल हीरो का दर्जा मिला है। 2008 में इस देश की सरकार ने बाबर की 525वीं सालगिरह पर उसके नाम के स्टैम्प्स इशू किए थे। ये थी इतिहास के उस राजा की कहानी जिसने भारत पर 300 साल तक राज करने वाले मुगल एम्पायर की स्थापना की थी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे भी ऐसे टॉपिक्स पर बात होती रहेगी।